हेलो गाइज, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए, इसके पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में इस सुंदर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसके पहले हमने क्या चर्चा किया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाषा एवं लिपि के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके पहले जो हमने किया था चर्चा, भाषा एवं लिपि के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में? भाषा भाषा एवं लिपि के बारे में हमने कल चर्चा किया था, ठीक है। तो चर्चा का किया था हमने कि जो हमारी हिंदी भाषा होती है, हिंदी और मराठी बताए थे, मराठी और बताए थे संस्कृत। क्या बताए थे? संस्कृत बताए थे, ठीक। तो इन्हें हम लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक। तो हमने ये भी बताया था कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने आगे और बताया, अंग्रेजी जो भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा, उसे हम लिखते हैं किस लिपि में? रोमन लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। इसे हम रोमन लिपि में लिखते हैं। अच्छा, इनके बाद हमने वर्णों को भी बता देते कि वर्ण क्या होते हैं इनके, ठीक। इनके चिन्ह क्या है लिखने की, इस लिपि को, इन लिपियों को लिखने के चिन्ह क्या है, ये हमने कल बता दिया है, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में हमने ये भी बताया था कि पंजाबी लिपि जो है, कौन सी लिपि? पंजाबी भाषा। तो आपकी पंजाबी भाषा को हम लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, ठीक। तो अच्छा, इनको लिखते जाएंगे साथ साथ, ये जरूर ध्यान रखना है। यही बताए थे गुरुमुखी लिपि का जो उदय हुआ, विकास हुआ, वो कहा जाता है कि गुरु के मुख से हुआ है, ठीक। गुरुओं के मुख से हुआ है, ऐसा बोला जाता है। तो इनका जो विकास हुआ है गुरुओं के मुख से हुआ है, ठीक। तो एक और हमने बताया है, क्या बताए थे इसके पहले? हमने बताया था एक उर्दू बताया था। क्या बताया था? उर्दू। तो उर्दू को हम किस लिपि में लिखते हैं? किस लिपि में लिखते हैं? फारसी लिपि में लिखते हैं, फारसी लिपि में लिखते हैं। उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, ये भी हमने बताया है, कल चर्चा कर लिए थे इतना, ठीक है। तो इतना हमने चर्चा कल कर लिया। आइए भी बताते हैं कि जो हमारी भाषा है वह सबसे छोटी इकाई है। भाषा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। ये बताते हैं कि वर्ण जो है अविभाज्य इकाई है। कैसी है? अविभाज्य इकाई है। वर्ण जो है अविभाज्य इकाई है, ठीक। ये हमने कल चर्चा किया है इसके बारे में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो हमने थोड़ा और जानकारी दे दें, इतना और बता देते हैं। जो हमने का प्लस आ बताया था, ऐसे आधा का प्लस आ बताए थे, तो ये जो होता है ये व्याकरण की दृष्टि से वर्ण है। किसके दृष्टि से? व्याकरण। और ये है वर्णमाला की दृष्टि से, ये वर्णमाला की दृष्टि से वर्ण है। इतना हमने कल इसके बारे में चर्चा कर लिया है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वर्णमाला। किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कल? वर्णमाला के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वर्णमाला के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, ठीक। तो हमने ये बताया था कि जो आपकी वर्णमाला है, ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, 2 प्रकार, ठीक है। 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन, ठीक। एक स्वर है, एक व्यंजन। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। कितने भाग? वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है। तो आइए हम इसी क्रम में स्वर को लेते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो आइए चर्चा करें इसके बारे में। स्वर, हेडिंग लगाएंगे स्वर। क्या हेडिंग लगाएंगे? स्वर, ठीक। ये स्वर के बारे में चलते हैं। तो हम यदि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक स्वयं राजन्ते इति सुरा, ठीक है। स्वयं राजन्ते इति सुरा,
स्वयं राजन्ते इति सुराः, मतलब है इसका, मतलब क्या है इसका कि स्वयं से जो शासित होते हैं, राज्य करते हैं स्वयं से, और उन पे किसी का अधिकार नहीं होता है, कोई उन पे शासन नहीं जमाएगा। ठीक है, तो स्वयं राजन्ते इति सुरा, जो स्वयं से शासित होते हैं, स्वयं से राज्य करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इति सुरा, जो स्वयं से शासित होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक है, तो इसी को हम यदि लिखें अपनी भाषा में तो अर्थात हम लिखते हैं अर्थात जो स्वयं से शासित होते हैं, जो स्वयं से शासित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, उन्हें स्वर कहते हैं। तो हमने इस क्रम पर चर्चा क्या किया कि स्वयं राजन्ते इति सुराः, अर्थात जो स्वयं से शासित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इन पर किसी का अधिकार नहीं होता, ये स्वयं से उच्चारित होते हैं, स्वयं से इनका उच्चारण होता है। लेकिन जो व्यंजन होता है वो स्वयं से उच्चारित नहीं होता है, वो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो। तो आगे उसको भी चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। तो हम इसमें ये जानेंगे कि स्वयं राजन्ते इति सुराः मतलब स्वयं से उच्चारित होते हैं, स्वयं से शासित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, इन पर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर का उच्चारण करने में किसी भी वर्ण की दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यदि हम यहाँ पर समझें कि यदि हम यहाँ पर समझें कि ये जो घर है, हमने यहाँ बना दिया क्या? घर। ठीक है, इस घर को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे छप्पर लगा देते हैं ये। ठीक है, हमने छप्पर लगा दिया। तो यहाँ पर जो ये है छप्पर है, ठीक है, इसका छप्पर ये है, ये है। ठीक, तो छप्पर का अर्थ यहाँ पर क्या है? उच्चारण से। छप्पर का अर्थ है उच्चारण से। ठीक है, किससे है? उच्चारण से अर्थ है छप्पर का यहाँ पर। तो ये है किसका घर? ये है व्यंजन का, ये है स्वर का। ठीक है, ये स्वर का है और ये व्यंजन का घर है। तो यहाँ पर ये क्या है? व्यंजन के वो स्वर के बच्चे हैं। ठीक है, स्वर के बच्चे हैं यहाँ पर मान लिया। ठीक है, स्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। और इसके जो बच्चे हैं वो मान लिया कि आगरा में रहते हैं, आगरा में रहते हैं, पढ़ते हैं आगरा में जाकर। ठीक है, तो जो ये है व्यंजन और ये स्वर, तो ध्यान समझेंगे, छप्पर का अर्थ यहाँ उच्चारण है और इसका भी उच्चारण है। ठीक, तो ये छप्पर जो है इसके बच्चे हैं, स्वयं बना लेते हैं छप्पर, क्योंकि ये हैं सब लोग मिल करके ये अपना क्या करते हैं? बना लेते हैं छप्पर, स्वयं उच्चारण कर लेते हैं, मतलब छप्पर का स्वयं से उच्चारण ये अपना कर लेते हैं। लेकिन ये जो उच्चारण ये छप्पर है, व्यंजन का जो छप्पर है, इसके बच्चे रहते हैं आगरा में पढ़ते हैं मान लिया। ठीक, तो ये अकेले हैं, तो ये स्वयं से काम कर नहीं पाते अपना, तो इन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। इनको जो हेल्प लेनी पड़ती है वो किससे लेनी पड़ती है? स्वर से। ये स्वर से क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं स्वर से। ठीक है, ये स्वर से क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। तो स्वर इनका जाकर क्या बनाता है? छप्पर बनाता है, मतलब स्वर के सहारे ये उच्चारित होते हैं, उच्चारण करते हैं, स्वर से मिलाकर के उच्चारण करते हैं और ये स्वयं से कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे। तो इस बिहाफ पर हम परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो हम आगे चलिए परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं। तो आइए परिभाषा इसकी नोट करते हैं। परिभाषा, परिभाषा, यदि हम इसकी परिभाषा इस बिहाफ पर देखें तो परिभाषा क्या निकल कर आती है? स्वर वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण हैं, वे वर्ण हैं जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, स्वयं से
उच्चारित होते हैं। अर्थात कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो हमने ये परिभाषा देखा, हमने इस परिभाषा को यहाँ पर देखा। ठीक है, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो हम स्वर को फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए आगे यहाँ समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी ऐसे हम यहाँ पर यदि स्वर को समझें सुर को हम यहाँ पर समझें, ठीक, तो ये हमने यहाँ पर इतना नोट किया। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर देते हैं, फिगर अच्छा नहीं बनेगा, समझाने के लिए है, ठीक है, तो इसे आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये है, तो ये आपका फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। ये दोनों क्या है? फेफड़े हैं। ठीक, ये फेफड़े हैं। और ये आपकी क्या है? ये आपकी ये श्वास नलियाँ, मान लीजिए कि श्वास नली, यहाँ से श्वास नली भी यहाँ पे ऊपर नाक से अटैच होगी। ठीक है, तो हमारा समझाने का जो मकसद है वो यहाँ पर आप जाने। यहाँ पर मान लिया ये आपकी जो है, सॉरी यहाँ फिगर थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है। हम ये जो हम यहाँ पे साइड इसके बना रहे हैं, तो ये छोटी छोटी गोली बना रहे हैं, ये बिंदु रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने चलिए फिगर बना दिया। तो यहाँ पर हम नाम थोड़ा सा लिख देते हैं फिगर में। ये आपका क्या है? फेफड़े। ये आपके फेफड़े हैं। और ये आपका जो है मुख है। ठीक है, और ये आपकी नासिका है, मतलब नाक है। ठीक है, ये हुआ। और जो ये हैं, ये छोटे छोटे बिंदु जो ये हैं स्वर तंत्रियाँ हैं। ठीक है, और ये जो बीच में है, तो ये है काकल्य, या इसी को हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। ठीक है, तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, ये आपका क्या है? ये काकल्य या कंठ है। ये जो छोटी छोटी बिंदु हैं, ये स्वर तंत्रियाँ हैं। क्या है? स्वर तंत्रियाँ हैं। ये आपका फेफड़ा है, ये फेफड़ा, और ये मुख हो गया, और ये आपकी नासिका है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो फेफड़ों में वायु जाती है और उलट करके क्या होती है? दबाव बनता है तो बाहर आती है। तो जब हमारी कंठ में, काकल्य में वायु आती है तो ये स्वर तंत्रियाँ जो हैं झंकृत होती हैं। क्या होती हैं? झंकृत होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, झंकृत होती हैं। तो झंकृत होकर के ये बाहर हवा को क्या करती हैं? निकालती हैं। इस नली के द्वारा बाहर हवा निकलती है। तो जब हम क्या करते हैं? आवाज़ को बोल पाते हैं, तब हम क्या करते हैं? बोल पाते हैं किसी वर्ड को। तो स्वर तंत्रियों के झंकृत होने से क्या निकलती है? हवा। वो हवा क्या होती है? आवाज़। तो आवाज़ निकलती है। ठीक है,
तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और ये जब हवा फेफड़ों से कंठ पर आती है तो ये स्वर तंत्रियाँ क्या होती हैं, झंकृत होती हैं। झंकृत होती हैं तो ये वायु बाहर की तरफ, मुख की तरफ आती है तो हमारी आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो हम स्वर तंत्रियों के झंकृत होने पर जो आवाज़ निकालते हैं उसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। स्वर तंत्रियों के झंकृत होने पर जो आवाज़ हम निकालते हैं उसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। एक तो ध्वनि मुख में बिना रुके निकलेगी, तो हम आवाज़ करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आवाज़ वायु कहीं टकराएगी नहीं, तो वायु आती है तो कहीं टकराती है या सीधे भी निकल आती है, कभी कभी टकराती नहीं है। तो जब वायु बिना टकराए सीधे निकल आए बाहर तो ऐसी स्थिति स्वर की होगी। ठीक है, स्वर होंगे, ऐसी स्थिति में स्वर कहलाएंगे। अब जब वायु उच्चारण स्थानों में टकराती है, कहीं ना कहीं टकराएगी, जब बाहर यहाँ निकलेगी कहीं ना कहीं टकराएगी, तो वो स्थिति जो होगी वो व्यंजन की होगी। किसकी होगी, व्यंजन की। तो होंठ जो होते हैं तो हमारे उच्चारण स्थान क्या क्या हैं, जैसे उच्चारण स्थान में होंठ, दंती, तालु, मूर्धा, कंठ, नासिका। ठीक है, होंठ, होंठ, दंती, तालु, कंठ, मूर्धा यहीं पे होगा, नासिका। ठीक है, नासिका। तीन स्थानों पर जब टकराती है उच्चारण स्थानों पर तो जो हमारा वर्ण होगा वो व्यंजन होगा। जब सीधे मुख से बाहर निकल आए बिना रोके या बिना रुके सीधे बाहर निकल आए तो वो स्वर होते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट करते हैं। चलिए आगे पेज में, तो हम यहाँ पर हम यदि नोट करें, इस चीज़ को नोट करते हैं। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों, हमने ये देखा ना अभी, स्वर तंत्रियों के झंकृत होने पर जो आवाज़ निकलती है उसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। तो आइए उन दो स्थितियों को हम देख लेते हैं, कौन सी दो स्थितियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्वनि जब, मतलब ध्वनि के मतलब यहाँ पर हम ये नोट कर दें, थोड़ा सा इरेज करके हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। जब ध्वनि का मतलब यहाँ आवाज़ से है। ठीक है, ध्वनि मुख में बिना रुके सीधे बाहर निकल जाती है या निकल जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्वर। इस स्थिति में स्वर होंगे। ठीक, तो हम दूसरा देखें, दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति है ध्वनि, मतलब जब ध्वनि का आवाज़ से मतलब यहाँ आवाज़। ठीक है, ध्वनि मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है। तो ये जो स्थिति होगी व्यंजन की होगी। ठीक है, व्यंजन की होगी। तो हमने स्वर तंत्रियों के झंकृत होने पर जो आवाज़ निकलती है उसकी दो स्थितियां बताएं। ठीक है, स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो झंकृत होती हैं तो उस टाइम पे दो स्थितियां बनती हैं। यदि ध्वनि या वायु मुख में बिना रुके सीधे बाहर निकल आती है तो वो होती हैं स्वर। ठीक है, वो वर्ण होते हैं स्वर। और जब वो मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराती हुई बाहर निकले तो वो स्थिति होगी व्यंजन की। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या क्या है, थोड़ा सा उच्चारण स्थान चलिए जान लेते हैं। उच्चारण स्थान। ठीक, तो यहाँ हम उच्चारण स्थान थोड़ा नोट कर देते हैं। तो उच्चारण स्थान पर
होंठ, दंती मतलब दांत, तीसरा तालु, चौथा मूर्धा, पांचवा कंठ, छठवा नासिका। ठीक है, होंठ, दंत, तालु, मूर्धा, कंठ, नासिका। होंठ, दंत, तालु, मूर्धा, कंठ, नासिका। ठीक है, तो ये वाले जो उच्चार स्थान है ये मुंह में ही पाए जाते हैं, और ये थोड़ा गले में होता है, ये नासिका होता है। ठीक है, ये गले में, कंठ, काकल्ली से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं मुख में ही होते हैं, मुख में। ठीक है, तो हमने उच्चार स्थान देख लिया। ठीक, तो जो हमारा स्वर होता है, वो स्वर का जब उच्चारण होता है, जो हमारे स्वर का उच्चारण हुआ करता है, तो वो इन उच्चारण स्थानों से टकराता नहीं है। मतलब जो वायु निकलती है, वायु बाहर आती है, तो बिना रुके तुरंत बाहर निकल आती है, बिना रुके सीधे बाहर आ जाती है वो, तो वो स्वर की स्थिति होती है। और जब वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों से क्या करे, इनसे टकराए, तो वो व्यंजन की स्थिति होती है, तब बाहर निकले। ठीक है, तब व्यंजन होगा। तो आइए हम यहाँ देख लेते हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या जो हमारी है वो है टोटल कितनी है, 11 स्वर है। कितने स्वर है, 11। और 11 स्वर कौन कौन से हैं वो यहाँ हम नोट कर रहे हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं वो यहाँ हम नोट कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे आ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ। ठीक है, ये हमारे जो हैं स्वर हैं। ठीक है, कितने हैं काउंट कर लीजिए, कितने हैं काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। स्वरों की संख्या पता चल गई आपको कितनी है, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो आपने स्वर जान लिए कितने हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि जो हमारे स्वर हैं उनमें मात्राएं भी हैं। क्या हैं, मात्राएं भी हैं। तो स्वरों की मात्राएं क्या हैं वो यहाँ देखें, तो स्वरों 11 स्वरों की, 11 स्वरों की 10 मात्राएं। कितनी हैं, 10 मात्राएं हैं। ठीक, 10 मात्राएं हैं। कौन कौन सी हैं वो मात्राएं, देखिए यहाँ नोट कर रहे हैं। आ में, छोटा आ में कुछ होता नहीं है, छोटा आ में कुछ होता नहीं है। ठीक, तो बड़ा आ में होता है, एक लाइन होती है। ठीक है, ये इधर टोपी, और ये उल्टी टोपी होगी, सीधे टोपी, और ये ऐसे उल्टा बनाना है, और ये ऐसे सीधा, ये उल्टा है, और ये री वाला रहा है, फिर ए ओ, ये आओ। तो अब मात्राएं आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो 1, ये 2 हुई, 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी मात्राएं, 10 मात्राएं। ठीक है, 10 मात्राएं। तो 11 स्वर 10 मात्राएं, 11 स्वर और 10 मात्राएं। ठीक है, तो मात्रा आपने जान लिया। अब जानते हैं स्वर के भेद या प्रकार। स्वर के भेद या प्रकार, तो हमने स्वर जान लिया। स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर जो होते हैं, तो यहाँ पर हमने देखिए बता रहे हैं स्वर, स्वर वे वर्ण हैं। स्वर क्या है, वे वर्ण हैं। स्वर वे वर्ण हैं जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की या मात्राओं की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो स्वर स्वयं से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो आपने स्वर जान लिया। और स्वर हमने बताया कि स्वर जब उच्चारित होंगे तो मुख में बिना रुके सीधे वायु बाहर निकल जाती है। ठीक, स्वर तंत्रियाँ जब झंकृत होती हैं तो वायु जो होती है सीधे बाहर तुरंत आ जाती है। लेकिन जब ये अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग जगह पर टकराती हुई बाहर निकले, मतलब जोर पड़े बोलने में किसी वर्ण को, तो वो होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं।
तो आपका आगे जो है हम यहाँ पर चलिए देखते हैं स्वर के भेद। क्या? स्वर के भेद। स्वर के भेद। भेद का मतलब क्या है? प्रकार। ठीक है, भेद का मतलब है प्रकार। क्या है? प्रकार। भेद का मतलब है प्रकार। ठीक, तो स्वरों को जो है स्वरों को निम्न आधार पर बांटा जाता है। निम्न आधार पर बांटा जाता है। कहीं कहीं 3 प्रकार होते हैं, कहीं 4 प्रकार, कहीं 5 प्रकार होते हैं। तो हम ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है, स्वरों को निम्न आधार पर बांटा जाता है। बांटा जाता है। ठीक, तो स्वर हमारे जो हैं उन्हें हम निम्न आधार पर बांट देते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बांटते हैं। लिखते हैं ये जो पहला स्वर हम बांटेंगे, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या बनावट इसी को बोलते हैं, या बनावट, या इसी को हम कहते हैं निर्माण। इसी को हम क्या कहते हैं? रचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना। ठीक है, के आधार पर पहला हुआ, मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब बनावट के आधार पर, या निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर, एक ही ये सब नाम। ठीक है, तो इसके आधार पर हुआ। दूसरा जो है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। ठीक, तीसरा जो है जिह्वा के आधार पर। सॉरी, इसे हम ये लिखिए, यहाँ पर हम इसको ये लिखते हैं जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। उच्चारण स्थिति के आधार पर। ठीक है, यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बने। ठीक है, होठों, अगला है होठों की आकृति। होठों की आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर मतलब होठों के गोल होने के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, आधार पर। ठीक, और पांचवा है मुख के खुलने के आधार पर। मुख बीवर के खुलने के आधार पर। ठीक है, बीवर के कह सकते हैं, मुख के खुलने के आधार पर। तो हमने जो है स्वरों के प्रकार नोट कर लिया। ठीक, तो स्वरों को निम्न आधार पर बांटा। कौन कौन से? व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, तीसरा जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर, मतलब अलग अलग टकराते हैं जब उच्चारण करते हैं अलग अलग स्थान पर, जब वायु टकराती है स्वरतंत्र झंकृत होती हैं उस टाइम पे। ठीक है, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। होठों के खुलने के आधार पर, मतलब होंठ कैसे हमारे गोल होंगे। जैसे बोलेंगे आ तो बड़ा फैलता है होंठ, जैसे अ बोलेंगे छोटा तो अ तो छोटा फैलेगा। ठीक, उस स्थिति पे होठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, और मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो मुख कैसे खुलता है, किसी वर्ण को बोलने पर आधा खुला, पूरा खुला, उस स्थिति पे। ये होंठ की आकृति मतलब गोल हुई, किस वर्ण में गोल होती है होंठ की आकृति, किस वर्ण में, किस स्वर में, सॉरी उस स्वर में होंठ की आकृति बड़ी होती है, और किस मतलब सॉरी किस उसमें स्वर को बोलने में होंठ की आकृति वृत्ताकार होती है और किस में वृत्ताकार नहीं होती। इसका मतलब ये है। तो वृत्ताकार अवृत्ताकार होते हैं इसमें स्वर के भेद। ठीक है, 2 प्रकार के। तो आइए चलिए आगे भेद पढ़ते हैं इनके, तो उसमें पता चलेगा। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर पहला है जो हमारा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो पहला है, तो हेडिंग लगा देते हैं व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर हमने हेडिंग लगा दिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये जानेंगे कि व्युत्पत्ति का मतलब क्या है। व्युत्पत्ति या बनावट का मतलब यहाँ पर क्या है ये जाने। तो व्युत्पत्ति मतलब बनावट, मतलब बनाना। तो यहाँ पर स्वर कैसे बने,
हमारा क्वेश्चन है कि स्वर किस प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे बने, किस प्रकार से बनते हैं। तो हमारा व्युत्पत्ति का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि स्वर कैसे बने, स्वर स्वर जो हैं कैसे बने। तो यहाँ हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, स्वर कैसे, कैसे मतलब किस प्रकार बनते हैं, लिख दें बनते हैं, ठीक है, बनते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, आंसर हमारा बताइए क्या होगा। स्वर 3 प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से बनते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से बनते हैं, नोट कर दें, बनते हैं, ठीक। तो स्वर जो है 3 प्रकार से बनते हैं, ठीक है, तो हमने ये जान लिए। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर 3 प्रकार के इसका मतलब होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों प्रकार हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, तीनों प्रकार हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, ठीक है। तो हमने तीनों स्वर के नाम लिख दिए व्युत्पत्ति के आधार पर। मूल स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है, ये तीनों स्वरों के नाम हमने व्युत्पत्ति के आधार पर, ये तीनों स्वर हैं को हमने क्या किया, नोट कर दिए। चलिए आगे हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग आगे लगाते हैं। हेडिंग है आपकी मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर। तो यहाँ पर ये मूल स्वर का मतलब क्या है, यहाँ पर जड़ से, मूल जड़ ही होता है, जड़ ना, जड़ होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, फिगर हमारा थोड़ा सा काम सही बना है, अच्छा, लेकिन समझाने के लिए बन गया है तमाम, ठीक है जी आपका क्या है, तना है, ठीक है, ये आपका तना है, ठीक है, ये यहाँ पर तना है, यहाँ पर इस पे वृक्ष को बना दिए, ठीक है, ये आपका वृक्ष हो गया, ठीक। तो ये जो है आपका क्या है, जड़, ठीक है, जड़ है, और ये आपका ऊपर तना ही हो गया, तना, ठीक है, तना हो गया। तो चलिए हमारा जो मेन मकसद है उसे समझते हैं। तो जो हमने यहाँ पर जड़ जो है, तो जड़ जो हमारी होती है सबसे पहले आती है जब हम बीज को बोते हैं। तो बीज जब अंकुरित होता है तो सबसे पहले जड़ का निर्माण होता है, सबसे पहले जड़ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या आती है, जड़ आती है, सबसे पहले आती है जड़, ठीक है, सबसे पहले जड़ होता है। तो जड़ ही क्या है, जड़ ही क्या है, मूल ही, सॉरी इरेज करना पड़ेगा, मूल ही जो है क्या है, मूल ही आधार है। जब जड़ ही नहीं होगा तो वृक्ष काहे में खड़ा होगा, तो मूल ही उसका आधार है, जड़ ही क्या है, आधार है, ठीक है। तो जब बीज को हम बोते हैं तो सबसे पहले जड़ आती है, सबसे पहले जड़ आती है, ठीक है, सबसे पहले जड़ आती है, और इसके बाद ये तना आगे उन्नत करता है, ठीक है। तो ये तना जो होता है ये जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता, इस मूल के बिना नहीं रह सकता, मूल उसका आधार है, मूल ही नहीं होगा तो वृक्ष काहे में खड़ा होगा, तो मूल ही उसका क्या है, आधार है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो मूल स्वर हमारे होंगे इन्हीं पर सभी स्वर बनेंगे, इसका मतलब मूल ही आधार है तो जो मूल स्वर हमारे होंगे इन्हीं के आधार पर बाकी जो भी होंगे इन्हीं के आधार पर बनेंगे। तो हमारे मूल स्वर हैं कौन कौन से, तो पहले इस बिहाफ पर हम परिभाषा बना देते हैं, ठीक है, परिभाषा बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम मूल स्वर बताते हैं, ठीक। तो चलिए परिभाषा बनाते हैं, परिभाषा हम यहीं पे नोट कर दे रहे हैं बगल में, ठीक है, यहीं पर। तो आपकी जो परिभाषा है, परिभाषा तो क्या निकल कर आती है परिभाषा, यहाँ पर हमारी परिभाषा आएगी कि वे स्वर जो सबसे पहले बने, है ना, सबसे पहले बने, और मतलब तथा अन्य जो स्वर हैं, अन्य
स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, जिनसे मिलकर बनते हैं। मतलब क्या है, जो अन्य स्वरों के आधार हैं। जो ये मूल स्वर होंगे, अन्य स्वरों क्या होंगे, आधार हैं। ठीक है, आधार हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ठीक, तो ये आपके क्या है, मूल स्वर है, मूल स्वर है। मूल स्वर हैं कौन कौन से, चलिए नोट कर लेते हैं। तो आ, ई, उ और री। ठीक, ये आपके हैं मूल स्वर, मूल स्वर है। ठीक है, ये आपके मूल स्वर है, क्या है, मूल स्वर है, ये आपके मूल स्वर है। ठीक, तो हमने मूल स्वर देख लिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, आ है, आ, ई, उ, री, ये क्या है, मूल स्वर। तो वे स्वर जो सबसे पहले बने, ये सबसे पहले बने, ये चारों स्वर सबसे पहले, ठीक है, ये सबसे पहले बने। तो जो स्वर सबसे पहले बने और अन्य स्वर जो हैं इनसे मिलकर बने, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये जो हैं सबसे पहले बने हैं ये स्वर। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर दोनों स्वरों की इंपॉर्टेंट बातें नोट कर देते हैं। ठीक है, पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, ये स्वर स्वर सबसे पहले बने, क्या बने, सबसे पहले बने, पहले बने। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा अन्य स्वर, अन्य सभी स्वर, अन्य सभी स्वर इन्हीं इन्हीं स्वरों से मिलकर बनते हैं, इन्हीं स्वरों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक, तो आइए जो हमारे स्वर हैं ये, तो आ, ई, उ, कौन कौन से, आ, ई, उ, री, ये चारों स्वर मूल स्वर हैं, ये चारों स्वर मूल स्वर हैं। तो क्योंकि मूल है, आधार है, ये इन्हीं से सब मिलकर बनेंगे बाकी स्वर, इसीलिए इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं चारों को। आ, ई, उ, री, कितने हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, आ, ई, उ, री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और छोटा री। ठीक है, ये चारों मूल स्वर हैं। तो आइए दीर्घ स्वर पर बात करते हैं, क्या है दीर्घ स्वर। हेडिंग लगाएंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, दूसरी हेडिंग है आपकी दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब दो मूल स्वर आपस में मिलते हैं, अभी बताए ना, आपस में मिलते हैं, अभी बताएं कि मूल स्वरों के मिलने से बाकी बनेंगे। तो जब दो मूल स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये, कौन कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर, जैसे करके, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आ प्लस आ मिलकर बनता है बड़ा आ। ठीक, ई प्लस ई, दो मूल स्वर मिलकर बने बड़ी ई, क्या बनी, बड़ी ई। ठीक, यहाँ पर आगे देखें, उ प्लस उ, दो मूल स्वर मिलकर बने बड़ा उ। ठीक है, री प्लस री, ठीक, ये दो री मिलकर के बने बड़ा री, ये। ठीक है, तो ये हमारे हुए क्या, दीर्घ स्वर। कौन कौन से दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री, मतलब बड़ा, बड़ी और बड़ा उ और बड़ा री। ठीक है, ये हमारे हैं मूल स्वर। ठीक है, तो हमने मूल स्वर जान लिया, क्या वो, सॉरी दीर्घ स्वर, सॉरी ये दीर्घ स्वर है,
बड़ा, बड़ी और बड़ा उ और बड़ा री क्या है, दीर्घ स्वर है। 4 दीर्घ मूल स्वर और 4 दीर्घ स्वर हमने पढ़ लिए। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आइए अगला जानते हैं। अगला प्रकार क्या है? संयुक्त स्वर। चलिए इस टॉपिक को समाप्ति कर देते हैं। संयुक्त स्वर, तीसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ स्वर, ठीक है। संयुक्त का मतलब जुड़ा, स्वर का मतलब स्वर, ठीक है। स्वर का मतलब स्वर। तो जुड़ा हुआ मतलब कम से कम 2 स्वर। कितने स्वर? कम से कम 2 स्वर तो हो ही। 2 स्वर मिलकर के बनेंगे क्या? तीसरा स्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीसरा स्वर बनाएंगे, ठीक है। तीसरा स्वर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 स्वर जुड़े होंगे तो परिभाषा क्या निकल कर आएगी? परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा हमारी है कि जब 2 स्वर आपस में कम से कम 2 हों, आपस में जुड़कर एक तीसरा स्वर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक। संयुक्त स्वर कहते हैं। तो क्या यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा कि जब 2 मतलब संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ स्वर, संयुक्त का मतलब कम से कम 2 स्वर जुड़े हों तब मिलेगा तीसरा स्वर आपका। तो जब 2 स्वर आपस में जुड़कर एक तीसरा स्वर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे 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 जो हमारे स्वर हैं, जैसे आ या बड़ा, ई या ई मिलकर बनाते हैं ए, ठीक। आ प्लस ए आई मिलकर बनाते हैं आई, ठीक। आ प्लस मिलकर बनाते हैं ऊ और ऊ मिलकर बनाते हैं ओ। क्या बनाते हैं? ओ। आ प्लस ओ आओ मिलकर बनाते हैं आओ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए? संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर, ठीक। तो हमने ये संयुक्त स्वर क्या किया? जान लिया। तो हमें हमारे संयुक्त स्वर 4, संयुक्त स्वर 4, संयुक्त स्वर 4 हो गए, ठीक। संयुक्त स्वर 4 हो गए, ये हुए संयुक्त स्वर, ठीक। आगे ये जो है ये क्या है? संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर। आगे यहाँ पर ये जो है, सॉरी, ये जो है क्या है? दीर्घ स्वर। ये आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर हो गए, ठीक। ये आपके हैं मूल स्वर। ये हैं आपके मूल स्वर, आ ई ऊरी मूल स्वर। और ये जो है आपके दीर्घ स्वर, बड़ा, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आ ई ऊ री, ये हैं आपके मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक है। और जे आ ई ऊ री, जे हैं आपके दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर, ठीक। चलिए ये जो, सॉरी, इरेज करना पड़ेगा इसका, ये। चलिए जो हमारी ये हैं, तो ए आई
ओ औ। ये हैं हमारे संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो हमने स्वर क्या किया? जान लिया। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पिन करते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, और चलिए नेक्स्ट पार्ट पे इसके अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो अगला प्रकार जो हमारा होगा मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे हम। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो द एंड।